अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। हम लोग कर रहे हैं जी साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 24 को। 23 मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो वहाँ पर हम पढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म मेमोरी। आज हम पढ़ रहे हैं जी लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी आई होप से समझ आ गई होगी। अगर कुछ इशू हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं जी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता क्या है। This system stores information on a permanent or relatively permanent basis. The information thus stored may or may not be retrieved easily. अब ये बता रहे हैं जी शॉर्ट टर्म हमने देखा था थोड़ी देर के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी और फिर एकदम चंद सेकंड के लिए फ्यू सेकंड्स के लिए और फिर ख़त्म हो जाती थी। बट इन टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी तो यहाँ हम देख रहे हैं जी जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंटली बेसिस पे स्टोर होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो यहाँ स्टोर हो जाती है वो आसानी से रिट्राइव नहीं हो सकती। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। लॉन्ग टर्म मेमोरी डिस्क्राइब अ सिस्टम इन द ब्रेन दैट कैन स्टोर वास्ट अमाउंट। लॉन्ग टर्म मेमोरी वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिलेटिवली इंड्यूरिंग बेसिस। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो दिमाग के अंदर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, यानी की जाती है। अब मिसाल के तौर पर जी आप जो खेल खेलते हैं, यानी व्हेन यू प्ले अ क्रिकेट, यहाँ हमें एग्जांपल क्रिकेट की दी गई, यानी कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं आपको अंदाज़ा होता है, आपको आइडिया होता है किस तरह क्रिकेट खेलते हैं, बैट किस तरह पकड़ेंगे, शॉट किस तरह लगाएंगे, बॉल कैसे कराएंगे। रिमेंबर व्हाट यू हैड फॉर डिनर लास्ट नाइट, यानी दूसरी हमें यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि आप सोचें कि आपने कल रात को क्या खाया। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी आपके दिमाग में कि रात के डिनर में आपने क्या खाया था। रिकॉल योर फर्स्ट बर्थडे पार्टी। अब सोच सकते हैं कुछ ऐसे इवेंट जो आपकी ज़िंदगी में रह जाते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरीज में होते हैं। बेबी वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बर्थडे पार्टी के रिलेटेड हो, हमारे इवेंट अच्छे बुरे जितने भी हमारे ख्यालात या हमारे साथ गुजरे एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जहाँ वो स्टोर होते हैं। बाकी चीज़ें इसी तरह होती हैं, जैसे कि आपको पसंदीदा आपका गाना याद हो गया, या आपने कोई चीज़ ड्रॉ की, उसके इंफॉर्मेशन स्किल आपको हर चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में मिल जाएगी। अब हम देखते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट थ्योरीज अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इंटर लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ बता रहे हैं जी साइकोलॉजिस्ट के पास डिफरेंट थ्योरीज होती हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंटर होती है या आती है। The tradition view is that information enters short-term memory and depending on how it is proceed may then be transferred to a long-term memory. जैसे कि हमने देखा था शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ सेकंड के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है, फिर शॉर्ट टर्म की भी हमारे पास दो पार्ट थे, आइकॉनिक इकोहॉकिक था, और वहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा लास्ट रहती है सेकंड्स। फिर हमने देखा शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ मूव करती है वो फिर इंटर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब मैंने बताया, देखें ये हमारा साइकोलॉजिस्ट का एक ट्रेडिशनल व्यू था कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जाके प्रोसीड करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाती है। एक और व्यू आया जी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो थे वो अरेंज होते हैं पैरेलल में रेदर देन सीक्वेंशियल फैशन, यानी वो पैरेलल हिसाब से होते हैं, सीक्वेंशियल हिसाब से नहीं होते। There seem to be no finished capacity to long term memory. हमने देखा यहाँ पे कोई खास कैपेसिटी नहीं बताई गई, हर किस्म की इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकती है, लेकिन जो थोड़े से बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी ज़रा कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ एज क्या उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी वो भूलना शुरू हो जाता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ये होता है जी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ख़राबी। बट हम देखते हैं हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में अल्फाज का मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन इंटर होती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिकॉर्ड होती रहती हैं, सेव होती रहती हैं बातें। अब मिसाल के तौर पर जो हम बातें करते हैं उनमें मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल हम जो करते हैं वो हमारी सेव होता जाता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी दी गई बीमारी के बारे में बताया गया था जी, अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। एक इसमें होता है कि एक अल्जाइमर डिजीज़ में होता है ना कि बच्चा जो होता है वो अल्जाइमर जो होता है वो बहुत आहिस्ता से सीखता है, यानी बहुत डिफ़िकल्ट न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जी। साइकोलॉजिस्ट वंस थॉट दैट द लॉन्ग टर्म मेमोरी एज अ सिंगल सिस्टम। शुरुआत में साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि देखें लॉन्ग टर्म मेमोरी तो एक सिंगल सिस्टम है, बट टुडे
मोस्ट रिसर्चर्स डिस्टिंग्विश 3 लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम, बट जो आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने तरक्की की तो साइकोलॉजिस्ट को पता चला जी ये सिंगल सिस्टम नहीं है, इट्स अ 3 लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम है। इसके 3 कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। मेमोरी रिलेटेड, अब एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, जो इंसिडेंट से रिलेटेड होती है, और सिमेंटिक मेमोरी कौन सी होती है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, और प्रोसीजर मेमोरी कैसी होती है, जिसमें प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं। अब जब हम देखते हैं ये हमारे पास है 3 सिस्टम, याद रखिएगा ये हमारे पास 3 सिस्टम है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, अब मैं आपके साथ साथ अगर ये बताती जाऊँ कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है मेमोरी के कितने सिस्टम है, तो आप लिखेंगे जी 3 सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट। वो कौन से हैं जी, एपिसोडिक, सिमेंटिक एंड प्रोसीजर मेमोरी। अगर आपको ये 3 मार्क्स क्वेश्चन तो ये तक इनफ है। 5 तक आता है तो आप बताएंगे एपिसोडिक मेमोरी की हेडिंग दें, उसके नीचे देखें दिस मेमोरीज आर रिलेटेड टू द इंसिडेंट, फिर सिमेंटिक की दें, फिर लिखें दिस मेमोरीज आर रिलेटेड टू द लैंग्वेज, एंड देन प्रोसीजर मेमोरी दीज आर रिलेटेड टू द प्रोसीजर। अब हम देखते हैं जी कंपोनेंट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता था, आप लोग बार बार सेपरेट फाइल बनाते कहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी में आपको सारे क्वेश्चंस बताती जाऊँ। अब कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा 4 कंपोनेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, 3 सिस्टम्स होते हैं और 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, डिक्लेरेटिव मेमोरी, हम लोग साथ साथ देखते जाते हैं, फिर प्रोसीजर मेमोरी है, फिर सिमेंटिक मेमोरी और एपिस्टिक मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी और ये सिमेंटिक मेमोरी और प्रोसीजर मेमोरी हमारे पास सिस्टम में भी होते हैं, आप लोगों ने देखा। फिर हम देखते हैं जी इसमें एक सिर्फ कंपोनेंट अलग आ रहा है, दैट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी किस चीज़ के बारे में होता है, द मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फैक्चर डेटा डेट्स फेसेस नेम एक्सेट्रा। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो हिस्सा हमारे दिमाग में सेट होता है ख़ास तारीख को याद रखने के लिए, ख़ास एक डेटा हमारे फैक्चर डेटा हमारे सामने रहे, ओके ये फैक्ट था, ये इस रीज़न था, इस तरह रीजनेबल जो होता है। और दूसरा हमारा फेसेस, हम जिस लोगों को मिलते हैं लोगों के फेसेस याद रखते हैं, नेम्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनके रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो डिक्लेरेटिव मेमोरी होगी। फिर हम देखते हैं जी प्रोसीजरल मेमोरी। अब प्रोसीजर मेमोरी में क्या होगा, हमने देखा जो प्रोसीजर्स होते हैं, अब किस चीज़ के प्रोसीजर्स होंगे, वो होगा जी द मेमोरी सेंटर फॉर स्किल्स एंड हैबिट्स। अब इसमें स्किल्स होती हैं और हैबिट्स होती हैं, यानी कि वो मेमोरी जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे स्किल डेवलपमेंट की और हमारी हैबिट्स की, उसे हम प्रोसीजर मेमोरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जी, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल प्लेइंग क्रिकेट, ड्राइविंग अ कार एक्सेट्रा। इट रेफर टू द स्किल दैट ह्यूमन पोजेस। ये हर उस स्किल को रेफर करती है जो इंसान के चाहता है, यानी इंसान करना चाहता है, यानी टाइंग शू लेस। अब देखें शू लेस हमें आने चाहिए, नहीं आते तो ये हमारी होता है प्रॉब्लम, बट सीख लेता है इंसान आराम से। जो सीखता है वो प्रोसीजर मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। ये प्रोसेस हम सीखते हैं ना, शू लेस कैसे बंद करते हैं, उसको राइडिंग अ बाईसाइकिल कैसे होगी, एवरीथिंग, स्विमिंग, हिटिंग अ फुटबॉल आर एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर मेमोरी। अब प्रोसीजर मेमोरी इज ऑफन कंस्ट्रक्टेड विद एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी। अब ये क्या है, कंट्रास्टेड है एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी के। एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी आर बोथ क्लासिफाई एज अ टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी। हमने देखा डिक्लेरेटिव मेमोरी हमारे पास एक यूँ समझ लें एक बड़ा भाई है, इट्स अ बड़ा भाई है। अब इसके जो 2 छोटे भाई हैं ना, प्रोसीजर है इसका सेकंड, बट इसकी जो 2 स्टेप्स हम यूँ कर लेते हैं ना, ये हमारे पास डिक्लेरेटिव था ना, इसके आगे से 2 सबसेट हमारे पास आए, इसके 2 सबसेट। अगर आपका CS301 है तो आपको वहाँ पता होगा ट्री और 401 और ये सारे, इसमें एक हमारे पास आ गया जी सिमेंटिक मेमोरी और दूसरा आ गया एपिसोडिक मेमोरी। अब ये दोनों इस ही के पार्ट है, हम आगे जाकर देखेंगे इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बट इट्स अ टाइप ऑफ अ डिक्लेरेटिव मेमोरी। क्यों है ये इनके पार्ट, अब हम देखते हैं जी पीपल आर कॉन्शियसली रिकॉल फैक्ट। इंसान जो होता है वो शऊरी तौर पर, यानी हमने शुरू में पढ़ा था लाशऊर और शऊर को, अब हम उस डिटेल को ख़त्म करते हैं, आपको होप से समझ आया होगा। बट इंसान जो होता है वो शऊरी तौर पर रिकॉल करता है फैक्ट्स को, इवेंट को और एक्सपीरियंसेस को, फिर उन्हें वर्बली डिक्लेयर करता है, यानी वो पहले सोचता है ओके ये हुआ था, फिर अगर किसी को इंसिडेंट अगर वो बताना चाहता है तो वर्बली करेगा डिक्लेयर और डिस्क्राइब करेगा उसकी जो रिकलेक्शन है उसके अंदर,
उसके दिमाग में। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन डिक्लेरेटिव और प्रोसीजर। अब हम देखते हैं जी, ये तो हो गया एक भाई। अब ये इसके सेकंड पे है प्रोसीजर, यानी इसके अगेंस्ट है। याद रखें, डिक्लेरेटिव के अगेंस्ट होगा वो प्रोसीजरल होगा। इससे अगेंस्ट हो जाएगा ये हमारे पास अगेंस्ट आ गया इसके। तो वो अब क्या करेगा जी, प्रोसीजर क्या करेगा, वो मेमोरी को एक्सप्रेस करेगा थ्रू परफॉर्मेंस। ये हमें मेमोरी को एक्सप्रेस करेगा परफॉर्मेंस। डिक्लेरेटिव में हमारे पास आया जी, हम याद रखते हैं फैक्ट्स को, चेहरों को, डेट्स को, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, जितनी डेट्स हैं वो हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी में आ जाती हैं। फिर हमने देखा इसके जो सब कलेक्शन में था या सब टाइप जो थे इसके, वो एपिसोडिक और सिमेंटिक था। अब हमने देखा सिमेंटिक और एपिसोडिक में होता क्या है। शुरू में जब हम देखते हैं जी, सोचते हैं किसी चीज़ को शऊर के हिसाब से, यानी पूरा ज़हन करके हम ज़हन नशी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फैक्ट को, इवेंट को, फिर वर्बली डिस्क्राइब करते हैं। ये दोनों यही काम करते हैं। फिर हम देखा जो प्रोसीजर तो इसका अगेंस्ट आ रहा है। उसने कहा नहीं जी मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब वो क्या करता है, वो कहता है जी मैं तो परफॉर्म करूँगा। अब इसमें कॉन्शियस एफर्ट ज़रूरत नहीं है। मैं कोई काम, मतलब अगर कोई जहन में आपके आ रहा है, मिसाल अब इसकी ये ले ले कि आप अगर सिलाई करना जानते हैं या पेंटिंग करना आप जानते हैं, तो आप पहले सोचेंगे नहीं कि भाई ओ ये सोचना है यहाँ से ये कलर जाएगा, वैसे होगा, हम यूँ पेंट करेंगे, इज़ लाइक दिस। आप डायरेक्टली पेन उठाएंगे या ब्रश उठाएंगे, प्रोसीजर मेमोरी के थ्रू आपको प्रोसीजर कह रहा होगा कि छोड़ दो सब कुछ, जाओ सीधा जाके ड्रा करना शुरू कर दो, कुछ तो बनेगा ना। सो इट्स ऑल थिंग अबाउट प्रोसीजर मेमोरी। अब हम देखते हैं सिमेंटिक मेमोरी। हमने देखा था सिमेंटिक मेमोरी को थोड़ा सा पीछे, बट हम यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल देख लेते हैं। स्टोर हाउस फॉर फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। अब सिमेंटिक मेमोरी क्या करती है। अब ये करती है जी, ये एक बहुत बड़ा हाउस होता है, यानी स्टोर हाउस होता है। आप लोगों से एक स्टोर रूम जो होता है आप इससे, बट इट्स अ हाउस, इट्स नॉट अ रूम। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे होते हैं, जनरल नॉलेज होती है दुनिया के बारे में। हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ पे पहाड़ है, वहाँ दरिया है, इस दरिया का ये नाम है, ये सारी हमारे पास जनरल नॉलेज है दुनिया के बारे में। अब यहाँ पे बता रहे जी, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक फार्मूला, इट रेफर टू आवर जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द फैक्ट वी नो। अब जो कुछ हम जानते हैं, जो हमारे जनरल नॉलेज में है, वो सब कुछ सिमेंटिक मेमोरी में होता है। अब सिमेंटिक मेमोरी क्या अलाउ करता है, फॉर एग्जांपल है ये जी, सिमेंटिक मेमोरी अलाउ अ पर्सन टू नो दैट द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर इज H2O। यहाँ H2 थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, ये ऐसे होता है, H2 नीचे होता है, एंड देयर इज O, ये होता है जी वाटर का फार्मूला। अब देखेंगे हमें पता है, पता कैसे है, क्योंकि सिमेंटिक में सेव है। ये सबको आता है, H2O, H3O3, H2O3, ये सारे हमारे फार्मूले होते हैं। अब देखें एक और कॉमन एग्जांपल है जी, देखें अब हमें पता है ना, हमें कैसे पता है कि ये बिल्ली की दुम होती है, क्योंकि हमारे प्रोसीजर मेमोरी में सिमेंटिक मेमोरी में सेव था। हमने देखा बिल्ली है, उसकी एक दुम है, बिल्ली है, उसके 4 पाँव हैं, ये सब कुछ सिमेंटिक मेमोरी में आ जाता है। फिर हम चलते हैं जी एपिसोडिक मेमोरी में। अब मेमोरी क्या करता है यहाँ पर आकर, मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू लाइफ इवेंट, episodes, biographical details. It refers to memories of the specific episode in one's life and is what most important thing. Yeah, one most people think of as a memory. Episodic memory are connected with a specific time and place. अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होती है, अब आप इसकी सिंपल एग्जांपल ले लें कि आपकी बर्थडे किस डेट पे है, आप कहते हैं कि सेव होगी, यानी एपिसोडिक मेमोरी में ये सेव होगी, स्पेसिफिक डेट है, आप कहाँ पैदा हुई, स्पेसिफिक प्लेस हो गया, या आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है, उसकी कौन सी एपिसोड में क्या हुआ था, या एक इंसान की ज़िंदगी में ख़ास इवेंट जो गुजर जाता है, वो लम्हे, वो वक्त, वो मकाम, वो ख़ास मकाम जब इंसान के दिमाग में ज़ेनशीं हो जाते हैं, जो कभी नहीं भूलते, वो एपिसोडिक मेमोरी में आ जाते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं एसोसिएटिव मॉड्यूल क्या होता है। यहाँ तक हम मेमोरी कर रहे थे, अब हम एसोसिएटिव मॉड्यूल की तरफ आ गए हैं। अ स्ट्रेटजी और प्रोसेस वेयर बाय मटीरियल इज रिकॉल्ड बाय थिंकिंग अबाउट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब वो प्रोसेस या वो स्ट्रेटजी जो हम किसी से रिलेट करके सोच सकते हैं,
मिसाल के तौर पर हम कहेंगे जी शाहजहाँ का जो मुग़ल एम्पायर था शाहजहाँ, उसके बेटे का क्या नाम था। हम डायरेक्ट उसका बेटा पूछ सकते थे, बट हमने एक हिंट वाइज जो काम चलता है वो एसोसिएटिव मॉड्यूल में आता है। अब सवाल बन गया जी हुसन वाज द मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ, शाहजहाँ किसका बेटा था। प्राइमिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब प्राइमिंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है जी, इफ़ एन इंडिविजुअल एक्सपोज टू अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अर्लियर then later on it is easier for him to recall the same or similar pieces of information। अब इसमें ऐसा होता है कि इंसान जब जो काम शुरू में सीख लेता है, जो अल्फाज सीख लेता है, आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में आसानी से वो उसे बोल सकता है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि आप बच्चे छोटे देखते हैं, एक दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा ना बताना, वो शॉर्ट टर्म में होता है, जैसे वो कहते हैं ABC। अब वो थोड़े से शॉर्ट टर्म से वो जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, ज़िंदगी में कहीं भी जाएंगे। अब हम जब देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे M है, M हमारे जहन में था ना, क्योंकि हमने सेव था हमारे जहन में, E आ गया, M आ गया, फिर O आ गया, R आ गया। अब हम देखते हैं जब डबल O लिखा होता है, अब हम सिंगल O कह सकते थे ना इसे। वाह क्या O बना है। ओके, मैं इसे O को ज़रा सीधा करती हूँ ना। अब हमारे पास था ना जी 2 O, ठीक है। अब हम इसे O भी कह सकते थे, बट हम लोगों ने क्या किया, हमारे दिमाग में सेव था, हमने कहा जी देखेंगे डबल O नहीं होता, सॉरी O भी हो सकता है, हम इसे कह सकते हैं डबल O। ये हमारे प्राइमिंग और लॉन्ग टर्म में आ जाता है। आगे देखते हैं जी एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट मेमोरी। अब वो एक्सप्लिक्ट मेमोरी कौन सी होती है और इम्प्लिक्ट मेमोरी कौन सी होती है, क्या क्या आके हमारे पास क्या फॉर्म आ गई। एक्सप्लिक्ट मेमोरी में क्या होता है जी, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी दैट इज इंटेंशनल और कॉन्शियस। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, डेट ऑफ योर इंटरव्यू और द डे व्हेन your course started। Explained memory refer to the deliberate conscious recollection of facts and past experience। If someone asks you to recall everything you did yesterday, this task you required explicit memory process। There are two basic type of explicit memory test। दो टेस्ट होते हैं जी। अच्छा, explicit memory जो होता है ना, अब इसमें हम कहेंगे कि एक ख़ास दिन जिसके आपको जो बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट डे टाइम, वो सब कुछ एक्सप्लेक्ट मेमोरी में आता है। अब देखते हैं जी कैसे। डेट ऑफ योर इंटरव्यू एक बहुत खास दिन है, आप तैयारी करते रहते हो। डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन इवन बहुत खास डेट है, आप पढ़ रहे हो आपका पेपर होने वाला है। दैट इज़ द एक्सप्लेक्ट मेमोरी कंट्रोल। अब हमारे पास आपको कोई कहता है जी कल आपने सारा दिन क्या किया था, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सप्लेक्ट मेमोरी को यूज़ करेंगे और बताएंगे ओके जी हमने ये सब काम किया था। इसके दो टाइप्स हैं, ये शॉर्ट में आ जाता है जी, रिकॉल टेस्ट और रिकॉग्निशन टेस्ट। रिकॉल करें या रिकग्नाइज करें किसी चीज़ को, दो टेस्ट आते हैं जी। शॉर्ट आ सकता था आपके पास कि कितने टेस्ट होते हैं एक्सप्लेट के। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, इवन थोड़ा सा हम इसे लॉन्ग भी कर देते हैं, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ओके लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज एक्सप्लेक्ट मेमोरी, तो आप लिखेंगे, थोड़ी सी एग्जाम्पल दीजिएगा, फिर इसके साथ ये भी दे दीजिएगा इसके अंदर दो टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट कौन से, रिकॉल टेस्ट, रिकग्नाइजर टेस्ट, ठीक है जी टेस्ट। फिर हम देखते हैं जी इम्प्लिक्ट मेमोरी क्या होती है। देयर आर मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और memories that are stored in our system। हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा पीसेज होते हैं इंफॉर्मेशन के या मेमोरीज के जो स्टोर होते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कॉन्शियस एट द कॉन्शियस लेवल। these can and do affect our behavior and performance later। Childhood fear of blood hindering the performance of becoming a doctor। अब इम्प्लिक्ट मेमोरी में वो आप इसे कह सकते हैं बुरे, यानी कि इम्प्लिक्ट मेमोरी में जो बुरे ख्यालात होते हैं जिनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है, बट इट आल्सो कंटेन गुड थिंग, यानी जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बेटर डेवलप हो सकती है। ये सब कुछ इम्प्लिक्ट मेमोरी में आता है। और ये जो होती हैं ये हमारे कॉन्शियस लेवल्स में तो होती हैं इम्प्लिक्ट मेमोरी, बट हमें मालूम नहीं होती, और ये हमारी अफेक्ट करती हैं बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को आगे चलकर। मिसाल के तौर पर दिया जी, बच्चे को छोटे होते खून से डर लगता था, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो इसके लिए इसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी, इस डर से कि वो उसे खून बहेगा, वो परेशान हो जाएगा, और यूँ होता है। अब एक अगर बच्चे के सामने बच्चे को अगर बचपन में मार पड़ती है, थोड़ा से बाद वो ठीक हो गया, उसके देह में कहीं लाशऊर में चला गया,
कि अगर मैं बहुत बुरा काम करूँगा मार पड़ेगी, तो वो बड़ा होगा। अच्छा काम करूँगा इवन तभी मार पड़ेगी, बट जब वो बड़ा होगा वो हर काम करने से पहले डरेगा। ये आप इसके उर्दू में कर दें, क्या चीज़ होती है? एहसास महरूमी। जो आपके अंदर एहसास महरूमी पाई जाती है वो इम्प्लिसिट मेमोरी में पाई जाती है, जिसका आपको पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता, बट स्पेसिफिक एहसास महरूमी वर्ड यूज़ करना बेहतरीन नहीं है, क्योंकि कुछ इसमें अच्छी बातें भी आ जाती हैं। आप लोग मिसाल तो आपने कोई अच्छा काम किया, आपको रिवॉर्ड मिल गया, आपकी क्लासरूम में चला गया। ज़िंदगी में फिर कभी मौका आएगा, आप फ़ौरन से वो काम करेंगे। सो इट कंटेन एवरी single piece of information which related to our life which we do not aware about it, and it also affects our behavior later on. ये सब कुछ हमारे इम्प्लिसिट मेमोरी में आता है। अब हम जी इम्पोर्टेंट है जी इसकी सिंगल प्रोसेस अप्रोच। जैसे कि आपने पेपर दिया, आपको पता होगा अप्रोचेस कितनी हो जाती हैं इम्पोर्टेंट। इनका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तो आप आराम से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कर देते हैं जी इसे, QUESTION, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था। सिंगल प्रोसेस अप्रोच में क्या आता है जी? सम साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एग्री विद द आइडिया ऑफ 3 सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ मेमोरी। अब कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे, हम लोगों ने सीक्वेंशियल मेमोरी देख ली थी कौन सी हैं, वो आइडिया उसके साथ उन्होंने एग्री नहीं किया और उन्होंने कहा देखे जी ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की या एक अप्रोच प्रेजेंट की जिसे कहा गया सिंगल प्रोसेस अप्रोच, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। अब लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्या चीज़ थी? What is most important in the process of memorizing or learning material is the degree to which the material is mentally analyzed. क्या चीज़ हमारे दिमाग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं। हाउ मच ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विल बी रिमेंबर, हम कितनी नई इन्फॉर्मेशन किस हद तक रिमेंबर कर सकते हैं। अब ये हो तो नहीं सकता कि हम एक नई इन्फॉर्मेशन लें और अज़बर कर लें पूरी पूरी। अब मिसाल तौर पर आप ये लेक्चर लें और आप इसे अलिफ से ये तक सारा याद कर लें, ये इट्स इम्पॉसिबल। सो हम इन्फॉर्मेशन के तौर पर पीसेस उठाते हैं, उनका देखें, हमें देखना होगा कितनी इन्फॉर्मेशन अगला बंदा स्टोर कर सकते हैं अपने दिमाग में। The information will be more or more likely to be remembered as the initial process become more and more intense. अगर न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद रखने की कोशिश की जाएगी तो हमारा इनिशियल जो प्रोसेस होगा वो मोर से मोर इंटेंस हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन दैट इज पेड लिटिल अटेंशन विल नॉट प्रोसीड थॉरली। हमने देखा जिस इन्फॉर्मेशन हम सरसरी देखते हैं, हम सरसरी बुक को देख लेते हैं, उस वक्त हमें लगता है कि हमें याद हो गया, हमें महसूस होता है कि हमें समझ आ गई, बट लेटर ऑन हम देखते हैं वो हमें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं हम, फॉरगेटन सून हो जाते हैं। अब ये शैलो लेवल ऑफ मेमोरी में तो विल रिमेन एट द शैलो लेवल ऑफ मेमोरी विल बी फॉरगेटन सून। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे पास आ गया। ऑन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन दैट रिसीव ग्रेटर अटेंशन इज प्रोसेस्ड थ्रू थॉरली सच इंफॉर्मेशन इनटू द डीपर लेवल ऑफ मेमोरी। हमने देखा जिस इंफॉर्मेशन पर हमने कम अटेंशन दी वो हमारे पास उसे हम प्रोसीड थॉरली नहीं कर सके, वो शैलो रही, यानी शैलो लेवल पर रही मेमोरी के। ऑन द अदर हैंड ऑन द अपोजिट साइड हमने देखा जिस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने ज़्यादा अटेंशन दी वो हमारी इंफॉर्मेशन सेफ भी हुई और क्या कहते हैं वो ईजी इंटर टू डीपर लेवल ऑफ मेमोरी। शैलो लेवल मेमोरी क्या चीज़ होती है जी? दिस इज़ द फिजिकल और सेंसरी एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये फिजिकल और सेंसरी इफेक्ट है इंफॉर्मेशन का। अब डीपेस्ट ये हमारे पास आ सकता है शैलो लेवल मेमोरी वर्सेस डीपेस्ट लेवल मेमोरी, या आपको कह सकते हैं कि शैलो लेवल मेमोरी को डिफ्रेंशिएट करते हैं डीपेस्ट लेवल मेमोरी के अगेंस्ट, या राइट डिफरेंस बिटवीन शैलो एंड डीपेस्ट लेवल मेमोरी। हमने देखा जी दिस इज द फिजिकल सेंसरी मेमोरी ऑफ सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डीपेस्ट लेवल में हमने देखा मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड important in analysis of information. A wider text rather than the limited or restricted perspective may be taken. हम यहाँ कहेंगे जी एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पर्सपेक्टिव में भी टेकन होगा शैलो में और इसमें वाइडर होगा। एसोसिएशन बिटवीन व्हाट द इंफॉर्मेशन मीन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ऑन ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ नॉलेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब देखते हैं जी फ्लैश बल्ब मेमोरीज क्या होती हैं। अब ये जो फ्लैश बल्ब मेमोरीज, इसे हम कह देते हैं
सिंपल इम्पॉर्टेंट। आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्लैश बैक मेमोरीज में, बल्ब मेमोरी में क्या होता है? These memories that are as clear, vivid as a snapshot. Such memories are of events that are important for us, are specific or surprising or astonishing. For example, an interview room, an accident, first day at class. ये वो मेमोरी होती हैं जो हमारे पास क्लियर विव्ड होती हैं, यानी जैसे हम तस्वीर लेते हैं साफ सुथरी, हमें याद रहती हैं सारी ज़िंदगी के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये ख़ास जगह की, ख़ास मकाम की मेमोरीज होती हैं। अब आपका पहले दिन स्कूल का, वैसे गाइस मुझे आज तक नहीं याद है अब फर्स्ट डे एट स्कूल, अब कॉलेज का तो याद था बट स्कूल का नहीं है। फर्स्ट डे एट क्लास इवन, ये इंपॉर्टेंट होता है। एन एक्सीडेंट, इंटरव्यू रूम। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं जी। आल दो फ्लैश बल्ब मेमोरीज आर विव क्लियर एंड डिटेल, स्टेट दे में बी लैकिंग मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल। अब यहाँ पे हम बताते हैं, देखें ये मेमोरी विविड भी होती हैं, क्लियर भी होती हैं और डिटेल्ड भी होती हैं, बट इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल गायब होती है। अब पहले दिन आप क्लास में गए, आपने देखा जी वहाँ चार्ट लगा हुआ है, ब्यूटीफुल चार्ट। आपको आपके जहन में रहा कि आपको वाह हम लोग क्लास में गए थे, वहाँ पे एक चार्ट था। या किसी आप स्पेसिफिक नए फ्रेंड से मिले, स्पेसिफिक टीचर को आपने देखा, एक ख़ास टीचर, मतलब जो आपकी क्लास टीचर थी, आपने देखा, आपको याद रहा, आप सारी ज़िंदगी नहीं याद रहेंगे। बाकी पूरे दिन आपने क्या किया, वो इवन ब्लैक हो गए, यानी कि भूल गए। At times, the recall may be very different from the actual event, whereas the person believes he is remembering right. अब जब हम सोचते हैं ना, तो हम खुद से बनाना शुरू कर देते हैं उन इवेंट्स को। हम कहेंगे ओके हम लोग गए थे, शायद हमने पानी पिया होगा, हम वहाँ बैठे होंगे, हम स्पेसिफिक जगह बताते हैं, उसके बाकी जो माइनर डिटेल्स होती हैं वो हम खुद से बनाते हैं और ये सोचते हैं कि हम सही रिकॉल कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स तो मिस हो जाते हैं और बहुत सारे ऐड भी हो जाते हैं। अब जी हमारे पास एक और वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना आ गया था जी। हमने पढ़ा, जैसे आपको पता है, स्लिप ऑफ टंग, यानी ज़ुबान का फिसल जाना। अब हम देखेंगे जी यहाँ पे टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। अब टिप ऑफ द टंग फिनोमेना क्या है? इनएबिलिटी टू रिकॉल इवन डिटेल इंफॉर्मेशन दैट वी थॉट वी न्यू वेरी वेल। अब वो काम ये मेरे साथ अमूमन पेपर में हो जाता है। अब पहले हो जाते हैं, मैं स्कूल टाइम पे होती थी, फिर मैंने ऐसे ऐसे कंट्रोल कर लिया। बट अब इसमें ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि हाँ जी इसका ये इंफॉर्मेशन है, आपको सारी बातें पता हैं, बट आप बता नहीं सकते हो, आप उन्हें डिटेल बता नहीं सकते, रिकॉल नहीं कर सकते हो बेहतरीन तरीके से ताकि अगला बंदा समझ जाए, यानी इनएबिलिटी टू रिकॉल इवेंट कर दें। अब इसकी काजेज़ क्यों होती हैं? या तो इन्फॉर्मेशन हद से ज़्यादा होती है। अब आप यहाँ पे एग्जांपल लें कि आप पेपर देने गए हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, आपने पढ़ा था, पर आपने उसी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो आपको अब समझ नहीं आ रहा कि उसके आंसर में आपने क्या लिखना है। आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका आंसर ऐसा हो सकता है, बट क्या लिखना है दैट वी डोंट नो। तो टिप ऑफ द टंग फिनोमेना इसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि काजेज़ इसकी क्या हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ पीसेज ऑफ सिमिलर और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन, प्री ऑक्यूपेशन। अब इसके रिट्राइवल क्यूज आर हेल्पफुल। फिर हम लोग थोड़े से क्यूज ढूंढते हैं, इसका ये मे बी इसका ये आंसर होगा, ये होगा, करते 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 आपको एग्जैक्ट आंसर कभी कभी याद आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, द एपिसोडिक एस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। ये क्या होती है जी? ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आर रिकलेक्शन ऑफ पास्ट लाइफ इवेंट्स, सर्कमस्टेंसेस, एक्सट्राऑर्डिनरी हैपनिंग। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आ गई जी थी, स्कीमास। अब स्कीमास क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू द बार्टलेट, इंफॉर्मेशन इज रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द बार्टलेट हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट थे जी। ये हम जरा सेपरेट लिख लेते हैं। जब आप पेपर के लिए दोबारा देखेंगे आपको पता होगा यहाँ पे बार्टलेट नाम का कोई चीज़ थी, यानी कोई इंसान था, उसने कोई काम किया होगा, फिर आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बार्टलेट ने क्या किया था। अब बार्टलेट में ऐसे होता है जी, उसने कहा कि इन्फॉर्मेशन इज रिमेंबर इन टर्म ऑफ स्कीमास। अब उसने कहा जी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिमेंबर होती है इन टर्म ऑफ स्कीमास, दैट इज जनरल थीम्स इन मेमोरी दैट कंटेन रिलेटिवली लेटर स्पेसिफिक डिटेल।
कुछ चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती हैं जिनमें थोड़ी सी कम स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं। इररेलेवेंट और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स आर डिस्कार्डेड। अब उसमें ऐसा होता है जो ज़रूरी बातें नहीं होती वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, इंसान भूल जाता है। प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ a सिचुएशन, देयर एक्सपेक्टेशन, अवेयरनेस ऑफ अदर मोटिवेशन, अफेक्ट मेमोरी एंड रिकॉर्ड। ये इस तरह आपको डिटेल्स बताने का मेरा मकसद यही होता है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग को सारी बातें समझ आ जाएं और आप आराम से पेपर अटैम्प्ट कर सकें। अब जिन्होंने मिड टर्म किया है बहुत लोग तो एग्री हो गए हैं कि मैंने सही पढ़ाया था। अब जिनका फाइनल है वो शोर मचाना कम कर दें और पढ़ना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें वीडियोस मेरी। फॉरगेटिंग आ गया जी। अब फॉरगेटिंग में हमें जैसे कि पता है कि इनएबिलिटी ऑफ टू रिट्राइव और रिकॉल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम भूल जाते हैं, हम रिकॉल नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारा काम नहीं करता। और अब ये क्यों होता है जी? क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड हो जाती हैं, क्यों या डिकेड हो जाती हैं ड्यू टू नॉन यूज ऑफ द लर्न मटेरियल। अब ये इस तरह आप कर लें, अगर किसी चीज़ को आपने रखी रखा या तो आपसे वो गुम हो गई या फिर ऐसे वो पड़े रहने की वजह से वो ख़राब हो गई, वो ख़त्म हो गई या दफन हो गई याद के अंदर, क्योंकि हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया था। सो जो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दिस, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है वो या तो पड़े रहने की वजह से उस ख़त्म हो जाती है या फिर वो उसे हम डिलीट कर देते हैं अपने दिमाग से। आगे हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं हेरमन एबिंग हॉस, नहीं मैंने हॉस को गलत कर दिया, HAUS। ये कौन थे जी? एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन इनका बड़ा बड़ा करता रहे, साइकोलॉजिस्ट। ये कौन थे जी? ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। अब देखिए जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, दो में से थोड़ा सा पहले होना। अब इन्होंने क्या किया जी? Was the first one to study the phenomena of forgetting by using himself as a subject of for his own experience। ये वो इंसान है जिन्होंने पहली दफ़ा इंफॉर्मेशन फिनोमेना ऑफ फॉरगेटिंग को टेस्ट किया था, स्टडी किया था अपने ऊपर, जैसे कि वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। यानी वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वो तो भूल गए हैं सब्जेक्ट को कुछ इंफॉर्मेशन, तो तब उन्हें पता चला जी देखिए एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। अब हुआ कैसे था जी? यूज नॉन सेंस लेबल्स इन सेट ऑफ 3, one vowel in between and the 2 constant at the end. FIW was yani BOZ etc. His experiment indicate that forgetting occurs systematically in the initial stage, the first hour and in all the first 9 hours। फिर उन्होंने देखा जी, उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा रुको मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ या वाकई में कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 3 सेट बनाए। एक नॉन सेट सिलेबस था यानी जिसका कोई सर था दपाव था, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक 3 सेट बनाए। एक में उन्होंने रखा वावल इन बिटवीन एंड मतलब 2 सेट से तीसरे दरमियाने सेट में उन्होंने वावल रखा, एक वावल, और जो 2 सेट थे उसके दरमियान कांस्टेंट रखा। अब कैसे बना? FIW, F और W हमारे पास कांस्टेंट था, I वावल आ गया, BOZ ये अकॉर्डिंग टू दिस था। फिर हमने देखा कि उन्होंने महसूस किया या उन्हें पता चला कि फॉरगेटिंग अकर सिस्टमेटिकली। अब इनिशियल स्टेज में क्या हुआ जी? द फर्स्ट आवर यानी पहले घंटे के अंदर, इन ऑल द फर्स्ट 9 आवर या पहले 9 घंटों के अंदर फॉरगेटिंग वाज मोस्ट रैपिड। इंसान जल्दी से भूल गया, भूलना जल्दी स्टार्ट हुआ। बट देन द रेट ऑफ फॉरगेटिंग डिक्रीज। फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता फॉरगेटिंग रेट का डिक्रीज हो गया एंड स्लो डाउन, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होने लगा यानी आहिस्ता होने लगा। फिर देखा कि ख़त्म हो गया यानी डू नॉट चेंज मच विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉरगेटिंग शुड नॉट बी अंडरस्टैंड एज अ प्रॉब्लम अलोन since it has some advantages too। अब जी उन्होंने कहा देखें फॉरगेटिंग जो होती है ना वो आसान नहीं है, या उसे समझना अकेले की निस्बत आसान नहीं है। इसके बावजूद कि वो बहुत डिसएडवांटेजेस है, इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब ये कैसे हैं? अब ये हमारे पास हेल्प करती है हर बुरे एक्सपीरियंस को भूल जाने के लिए। आपने देखा होगा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे जिसे हम कहते हैं ना वक्त मरहम होता है हर दर्द का, तो वो बेसिकली फॉरगेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, हम शुरू में हमें बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत हर बात दर्द देगी, हम
बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। आहिस्ते मतलब पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे जी, कुछ अरसे बाद थोड़ा सा कम हो गया, कम एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल माइनर रह जाएगा। आपके जहन में रहेगा तो सही, बट इट्स अ माइनर। आप बार बार अगर उसे सोचते रहेंगे तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। सो कोशिश किया करें हर बुरी चीज़ को अगर हो जाए तो थोड़ा अरसे बाद उसे भूल जाएं, बार बार उसे सोचा मत करें। अब यहाँ कहा गया कि क्यों हम भूलते क्यों हैं, क्वेश्चन अराइज हुआ। सेवरल थ्योरीज हैज बीन पोज्ड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। बहुत सारी थ्योरीज आई जी इसे एक्सप्लेन करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। डिके थ्योरी हमारे पास आ जाती थी। हमने देखा हमारे पास डिके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग आई, फिर इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग आई, फिर रिप्रेशन आया। अब डिके थ्योरी में क्या होता है जी, एक ओल्डेस्ट कंसेप्ट है कि जब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे अंदर वो डिकेज होती है, यानी वी स्टेट दैट द स्टोर इंफॉर्मेशन डिके एंड इज दिस इंटीग्रेटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। सॉरी, इसका था कि डिके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग में ऐसे था कि पुराना ख्याल है या कहावत कह लें कि जिसके मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर काफ़ी अर्सा पड़ी रहती है वो डिकेड यानी वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ना शुरू कर जाती है और एक वक्त आता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म भी हमने देखा जी आया। इट कैन बी टेकन एज अ जनरल एक्सप्लेनेशन हाउ फॉरगेटिंग टेक प्लेस। अब ये तो उन्होंने कहा, बाकी साइकोलॉजिस्ट ने कहा देखेंगे तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी है कि कैसे फॉरगेटिंग टेक प्लेस होती है, बट but cannot be accept as the actual reason in the process of forgetting. फिर हम देखा जी आगे पास हमारे पास आ गई इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। इंटरफेरेंस इज दैट व्हेन द रिकॉल ऑफ द लर्न फिनोमेना इज ब्लॉक डिस्प्लेस्ड बाय द इंफॉर्मेशन। हमने देखा जो कुछ ऐसे रिजल्ट या इंटरफेरेंस एक ऐसा रिजल्ट है किसी ऐसी इंफॉर्मेशन का जिसे हम जानते तो हैं बट वो हमारे दिमाग में कहीं ब्लॉक हो गई है या डिस्प्लेस हो गई है, कहीं उधर उधर चली गई है। अब हमारे पास दो और साइंटिस्ट आ गए जी, साइकोलॉजिस्ट आ गए, जॉन जेंकिंसन एंड कार्ल, या हम लिख लेते हैं जे जेंकिंसन, हम देखते हैं जेंकिन है, सॉरी जेंकिन एंड के डेलन बैच, ये दो हमारे पास ही साइकाइट्रिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि प्रूव द रोल ऑफ इंटरफेरेंस इन फॉरगेटिंग। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि रोल ऑफ इंटरफेरेंस इन फॉरगेटिंग कैसे हो सकता है। ये इतना ज़्यादा आगे डिटेल नहीं था कि मैं आपको बताती। फिर देखते हैं जी रिट्राइवल था, रिट्राइवल द लर्न फिनोमेना। अब हमने देखा रिट्राइवल उसका थर्ड पार्ट था। रिट्राइवल ऑफ लर्न फिनोमेना में बी इन्फ्लुएंस बाय टू प्रोसेस। दो प्रोसेस कौन से हैं जी, प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव में क्या होता है, proactive interface occur when the already stored memories come in between, और ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया था। गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, मैं अपना छोड़ के आप लोग का करती हूँ सारा टाइम। अब हम देखते हैं जी प्रोएक्टिव occur when the already stored memory come in between or interferes with the recall of the newly learned memories. You learned psychology this semester and psychology is the last semester. अब हमें यहाँ बताया गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में जो जिन्हें हम पढ़ते तो हैं वो हमारे दिमाग में ज़हन नशीन रह जाती हैं, बट जब न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे जहन में आती है तो वो उन्हें ब्लॉक कर देती है, यानी मिक्सअप कर देती है। फॉर एग्जांपल आपने इस सेशन में साइकोलॉजी पढ़ी, पिछले सेशन में मे भी आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हो। जब एग्जाम आएगा तो आपके पास, अब जब साइकोलॉजी का पेपर देंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा मटीरियल सोशियोलॉजी का था वो आ जाएगा आपके दिमाग में, रेदर देन दैट ऑफ साइकोलॉजी आपके दिमाग में आता रहेगा। मैं आप लोग की वीडियो बना रही थी तो मेरा अपना फेवरेट था उस दिन तो साइकोलॉजी की ना आपकी लास्ट की, वो उसका अब तो मेरे दिमाग से जे.एफ. स्किनर के बी.एफ. स्किनर का था, वो मैं से डिटेल कर रही थी। मैं अपना पेपर करती हूँ बार बार, वो चीज़ मेरे दिमाग में जाती ही नहीं थी, मैं समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, वो मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ था। ये सारा जी प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में आ जाता है। अब देखते हैं जी रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है जी, इसमें जो लर्न मटीरियल होता है वो इंटरफेरेंस करता है और ब्लॉक कर देता है हमारी एबिलिटी को जो हम रिकॉल कर सकते हैं प्रीवियस लर्न मटीरियल में, यानी कि वो नए बात कोई नई इन्फॉर्मेशन जो हमारे जहन में आती है और ब्लॉक कर देती है पिछली इन्फॉर्मेशन को, यानी ख़त्म कर देती है। हम कभी भी वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख सकते जो पिछली थी क्योंकि हमने नई को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लिया।
आगे हमारे पास रिप्रेशन आ गया था। हमने रिप्रेशन देखा। रिप्रेशन क्या चीज़ है जी? पुटिंग द अनडिजायरेबल थॉट्स इवन एंड फियर्स इनटू द अनकॉन्शियस एंड ट्राइंग नॉट टू रिमेंबर इट अगेन। अब कुछ लोग होते हैं ना, वो सोचते रहते हैं, एक खुद सख्त दर्द को महसूस करते रहते हैं, खुद सख्त सैडनेस होगी, ठीक है उनकी ज़िंदगी में बुरे हालात आए होंगे, बट वो एक ख़ास बात को पकड़ कर सारी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। वो सब कुछ अगर वो उठा के ना अपनी अनकॉन्शियस मेमोरी में रखते हैं और सोच के रखें कि हम दोबारा इन बातों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वो हमारे पास डिप्रेशन आ जाता है। रिप्रेशन इज अ फ्रॉडेंट कॉन्सेप्ट। हमने फ्रॉड का देखा था पूरा, अब रिप्रेशन भी फ्रॉडेंट कॉन्सेप्ट था, आपको याद होना चाहिए, वहाँ पर था। अब in spite of being sent into the unconsciousness, unpleasant feeling continuously influence person attitude and behavior. अब इसमें हमें बताया गया, देखें हम भेज तो देते हैं अनकॉन्शियस में अपनी इंफॉर्मेशन को, लाशऊर में, बट कभी कभी ऐसा आता है ना कि इंसान तन्हा बैठा होता है और लाशऊर काम करना शुरू कर देता है और इंसान दोबारा से उस सैडनेस में आ जाता है, उस दर्द को महसूस करने लगता है, या वो उस गिल्ट में वापस आ जाता है जो उसके एटीट्यूड को और बिहेवियर को इन्फेक्ट करती है। अब हमने देखा जी इम्प्रूविंग मेमोरी और रिकॉल का। अब इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है मेमोरी को? एक यहाँ पे हमारे पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, देख लेते हैं। एलिब्रेटिव रिहर्सल की जा सकती हैं, यानी पढ़ के किया जा सकता है। मैनिमोनिक किया जा सकता है और मेथड ऑफ लॉकी किया जा सकता है। अब मेथड ऑफ लॉकी का हम लोग देख लेते हैं जी। नहीं, पहले हम लोग इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी फिनोमेना देख लेते हैं। द इनकोडिंग specificity and phenomena. Information is best learned and remembered at a time and place, or even similar to or same as the ones where it is initially learned. यहाँ देखें, इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से अगर आप याद रखना चाहते हैं, एक खास टाइम पे करें, एक खास जगह पे करें, एक खास इन्फॉर्मेट करें, वो सिमिलर होगी उस इन्फॉर्मेशन के जो इनिशियली लर्न की जाएगी। मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट मटेरियल हम देख लेते हैं, यानी टेकिंग नोट्स हम कर सकते हैं। किसी चीज़ को हम पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में कहीं कहीं महफूज होगी। अब उसे महफूज करने का तरीका क्या है? आप नोट्स बना सकते हैं, उसके क्यों लिख सकते हैं, लिसन एंड थिंक कर सकते हैं, यानी मेरी वीडियो आप देखें और सोचें और समझें। अदर स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा जी मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट मटेरियल में। अदर स्ट्रेटजी फॉर बेटर मेमोरी कर ले, कीपिंग डिस्ट्रैक्शन अवे, यानी गौर से सुने, चंकिंग, छोटे छोटे पीस बना लें, राइमिंग। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो जो बना के करते हैं और किसी भी सिलेबस को ना एक ख़ास रिदम में ले आते हैं, या राइमिंग होता है जिस तरह पढ़ना, ऊंचा ऊंचा पढ़ना करना, रीडिंग अलाउड, ये दोनों एक ही होते हैं। राइमिंग में थोड़ी सी मौसीकी का अंसर आ जाता है, यानी सुर से पढ़ना और स्लीप इंटरवल। इम्प्रूविंग मेमोरी, मेमोरी स्किल फॉर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या किया उन्होंने बताया जी, मैनिमोनिक देख लेते हैं। लर्निंग मटेरियल ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार पढ़ने से हो सकता है। मैथमेटिक और हिस्ट्री को वेरी इफेक्टिव इन केस ऑफ नेचुरल साइंस, मैथमेटिक और हिस्ट्री। मैनोमिक में देख लेते हैं जी, शॉर्ट डिवाइस दैट हेल्प इन कोड इन्फॉर्मेशन बेटर। एक शॉर्ट डिवाइस बनाई गई, मैनोमिक कहा गया उसे जी, मैनोमोनिक कहा गया। अब उसमें क्या किया गया, उसमें वो हेल्प करती थी इन कोड इन्फॉर्मेशन को जो आसानी से समझ आ सकता था। दिस प्रोवाइड रेडी क्यूज फॉर क्विक एंड एक्यूरेट रिट्राइवल। S.Q, S-Q-3R। अब 5 स्टेप अप्रोच है ये जी, ये 5 स्टेप की अप्रोच है, आपको याद रहनी चाहिए। इज़ एन अप्रोच फॉर इम्प्रूव लर्निंग एंड रिकॉल ऑफ मटीरियल टू बी लर्न। ये अप्रोच है जी हमारी इम्प्रूव करती है लर्निंग प्रोसेस को और रिकॉल करने को मटीरियल को। एस क्या होता है जी, सर्विंग एंड स्किमिंग। पे क्यू है जी क्वेश्चनिंग, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द वन हैज़ जी 3RS। अब 3RS, अब पोस्टोफी एस क्या चीज़ है? आर में 3 आर हैं, बेसिकली ये 3 आर हैं। पहला आर करेगा हमारे पास रीड, अब दूसरा करेगा रिसाइट, फिर तीसरा करेगा रिव्यू। द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इनके इम्पॉर्टेंट होते हैं सीक्वेंस। पहले आप रीड करेंगे, पहले रिसाइट नहीं कर सकते। फिर हम करेंगे रीड, इसमें करेंगे गोइंग थ्रू द सर्वेड मटीरियल थॉरली। आप आराम से जितना आपके पास टेक्स्ट लेक्चर है या जो आपने सर्वे किया था मटीरियल को, यानी एस से आपने निकाला था, उसे आप थॉरली पढ़ेंगे। फिर आप रिसाइट करेंगे, वो मेक्स लर्निंग एक्टिव देन पैसिव एंड एज एक्टिविटी टू लर्निंग। फिर रिव्यू करेंगे कि आपने क्या पढ़ा था और टाइम बाय टाइम दोहराते जाएंगे। यानी आप पहली लाइन अगर बहुत सिंपल करें तो पहली लाइन आप याद करते हैं ना, आपने क्या, 5 स्टेप अप्रोच, आपने ऐसे रट्टे लगाए,
बट आपको रट्टा नहीं लगाना चाहिए, थॉरली समझें। फिर आप जब आगे चलेंगे S माइनस क्यू माइनस 3R इज एन अप्रोच फॉर इम्प्रूव लर्निंग। अब आप यहाँ जब पहुँचेंगे ये आप याद करेंगे, साथ साथ आप इसे भी दोहराते जाएं। अ 5 स्टेप अप्रोच S माइनस क्यू माइनस 3R इज एन अप्रोच फॉर इम्प्रूव लर्निंग। ये है जी हमारे पास S माइनस क्यू माइनस 3R फार्मूला फिनोमना। ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसे मैं इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपका पेपर में भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि आपके पास लर्निंग स्किल को इंक्रीज करता है। होप्स आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 80% मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे अनसब्सक्राइब देख रहे हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।